हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यूज हैं उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि जो अभी हम जो हमारी सीरीज चल रही थी पीवाईक्यू के रिगार्डिंग चल रही थी, जो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है, कॉमर्स के रिगार्डिंग है, और जो कोड नंबर 55 है उनके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसकी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे। इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया था, जो हमारा सेशन हुआ था, उसमें 2018 जुलाई के हमने 25 पीवाईक्यू डिस्कस किए थे। अब उसका जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट पार्ट, इसमें हम लगभग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो अभी पेपर 2018 का है जुलाई, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम दिसंबर 18 का पेपर डिस्कस करें, तो कंटिन्यू हम 18 से 23 तक के पेपर डिस्कस करेंगे। तो आपको ऑलमोस्ट 5 इयर्स के पेपर मिलेंगे और आपके पास कम से कम 800 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एग्जामिनेशन में होगा। क्योंकि आप जो टाइम है एक प्रॉपर स्टडी का है, आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज लगा सकते हो वो आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि आपको जो पेपर का पैटर्न क्या है वो आपको पता लगेगा, उसको आप एनालाइज करोगे। और जो टाइम मैनेजमेंट, क्या कि बहुत सारे लर्नर्स ये बोलते हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, पेपर काफ़ी लेंथी होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपने जो एमसीक्यूज हैं या जो पीवाईक्यूज हैं उनको आपने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करा है, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू जो है सबसे इम्पोर्टेंट से इसके लिए, इस एग्जामिनेशन को अगर आपको क्रैक करना है गाइस, तो जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज हैं, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और गाइस आपको मैं बता दूं, जो मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा है, बेसिकली ये एक ऐसा चैनल है जहां पे सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। जो मैनेजमेंट कोड नंबर 17 है उसके सारे पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, और जो पेपर 1 है कॉमन, उसके भी पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। उसकी सीरीज चल रही है। अगर आप पेपर 1 की स्टडी करना चाहते हैं, राइट, हमारे साथ मिलके, तो हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आपको हम अपनी टाइमिंग बता देते हैं। आपको डेली बेसिस पे इन द मॉर्निंग 7:30 पेपर 1 के लिए आपके लिए एक सेशन आएगा, और इन द इवनिंग 7:30 PM इन द इवनिंग जो आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, या जो कॉमर्स है, या जो लेबर लॉ है कोड नंबर 55, उसके रिगार्डिंग आपको डेली बेसिस पे सेशन आएगा। तो आपको एक दिन में 2 सेशन मिलेंगे, जिससे आपके जो दोनों पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2 की आपके कंबाइंड जो आपकी तैयारी होती रहेगी। क्योंकि दोनों पेपर का अपना अपना वेटेज है एग्जामिनेशन में, राइट। तो दोनों पेपर की आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है, और दोनों पेपर को आपको अच्छे से कंबाइंड वे में स्टडी करनी है, राइट। तो गाइज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें 25 समथिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कोई आपका डाउट्स आए, कुछ आपकी क्वेरी आती है, तो आप डायरेक्टली जो हमारा टेलीग्राम लिंक है मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनके पास ये कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है, वो इस कंटेंट का वेट कर रहे हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। उनकी भी एग्जामिनेशन में उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा इस सेशन को देखने के बाद। तो सबसे पहले गाइस जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन विच कोड ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। जो हाइपोथेसिस है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये पूछा गया है कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जो हाइपोथेसिस है वो कौन कौन से एजम्पशन पर बेस्ड है, ये पूछा गया है। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, firms belongs to equal risk class, there is 100% dividend payout ratio, there are nominal corporate taxes। आपको सिलेक्ट जो कोड है 1 2 3 4, उनमें आपको जो करेक्ट कोड है उसको आपको चूज करना है। जो हाइपोथेसिस है कैपिटल स्ट्रक्चर की, उसके जो फॉलोइंग एजम्पशंस दिए गए हैं, जब कौन से करेक्ट है उनको आपको बताना है कोड के थ्रू।
तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी जो थ्योरीज है, आपको थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए और कौन सी थ्योरी क्या कहती है, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ एमएम हाइपोथेसिस की, तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका जो आंसर होगा बेसिकली आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि जो स्टेटमेंट देखते हैं क्यों करेक्ट है ये। जो एमएम हाइपोथेसिस है इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच जो है वो एमएम हाइपोथेसिस है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर की इन्होंने जो थ्योरी थी उनको उसके रिगार्डिंग ये अप्रोच उन्होंने दी थी, राइट। तो ये एमएम हाइपोथेसिस क्या कहती है, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, बिल्कुल बात सही है। इसका ये एजम्पशन है कि जो कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट होना चाहिए और फर्म्स बिलोंग्स टू द इक्वल रिस्क क्लास, ये भी इसका एजम्पशन है। और देयर इज 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये बिल्कुल बात सही है। इन्होंने अपनी अप्रोच में बताया है ये कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कि 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए, राइट। तो ये भी आ जाएगा। और देर आर नॉमिनल कॉर्पोरेट टैक्सेस, इन्होंने तो कॉर्पोरेट टैक्सेस की या टैक्सेस की तो बात ही नहीं करी, राइट। एमएम हाइपोथेसिस ने कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए ये जो है ये इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, तो आंसर जो है वो 2A, B एंड C करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी दो थ्योरी है आपको पढ़नी है। रेलिवेंस कैपिटल स्ट्रक्चर, दो प्रकार की थ्योरी है, और रेलिवेंस थ्योरी होती है और इरेलीवेंस थ्योरी होती है। अब जो रेलिवेंस थ्योरी क्या होती है, इसमें आपकी थ्योरी आती है जैसे नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गया, राइट, और ट्रेडिशनल थ्योरी हो गई, ये आती हैं। जबकि जो इरेलीवेंस थ्योरी है इसमें हमारी बेसिकली आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गया, ऑपरेटिंग, राइट, ये आती है अप्रोच। और इसमें सेकेंड जो आती है एमएम हाइपोथेसिस आती है, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी रेलिवेंस थ्योरी कौन सी है या रेलिवेंस थ्योरी कौन सी, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है फार्मूला दिया हुआ है फार्मूला। इस फार्मूला को आप देख सकते हैं वेयर P0 is market price of the share इस है, एंड E is the earning per share, जो E है वो earning per share है, और D क्या है, dividend per share है। R is the rate of capital return है, and K is the cost of equity for determining the dividends of a firm has been given। जो डिविडेंड फार्मूलाज थे, जो डिविडेंड के रिगार्डिंग जो थ्योरीज थी उनके रिगार्डिंग ये फार्मूला है, इसमें दिया गया है। और ये भी बताया गया है पी क्या है, बेसिकली मार्केट प्राइस, जो शेयर का मार्केट प्राइस है पीओ, और जो ई है वो अर्निंग पर शेयर है, डी डिविडेंड पर शेयर है, आर जो है रेट ऑफ रिटर्न है, और के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अब आपको ये डिटरमाइन करना है ये जो फार्मूला दिया गया है बेसिकली किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है, राइट। इसमें मायरोन गॉर्डन आते हैं, जेम्स वाल्टर दिए गए हैं, डेविड डूरेंड है, एंड एमएम मिलर, यानी मोदी गिलानी एंड मिलर। चार अप्रोच दी गई हैं, चार थ्योरी दी गई हैं। अब इनमें कौन सी थ्योरी का ये फार्मूला है ये आपको बताना है। इसका आंसर चेक करते हैं। जो जेम्स वाल्टर हैं इनका आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए। जेम्स वाल्टर साहब ने इस फार्मूले को दिया था। उन्होंने ये फार्मूला दिया है P0 इक्वल टू D अपान के प्लस R अपान के ब्रैकेट E माइनस D ब्रैकेट अपॉन के। इन्होंने ये फार्मूला दिया, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि डायरेक्टली फार्मूला पूछा गया, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। और जो गॉर्डन का फार्मूला क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, और डेविड डूरेंट ने क्या काम किया इनके रिगार्डिंग पता होना चाहिए, और जो मोदी गिलानी एंड मिलर है इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए, राइट। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन ए और रीजनिंग आर। असर्शन ए क्या कहता है, इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट नाउ हैव हायर इंक्लिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। जबकि रीजन कहता है डिवेंचर हैव एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नाउ। और कोड में क्या दिया गया है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए आर करेक्ट बट राइट इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। बोथ ए एंड आर
आर इनकरेक्ट, राइट। ये आपको बताना है कोड के थ्रू, दोनों आपके सामने असर्शन एंड रीजनिंग दिया गया है। अच्छे से क्वेश्चन को आप रीड आउट करिए, देन आप इसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन क्या है बेसिकली, इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट हैव हायर इंक्लिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। इसका आंसर जो है 4 इज करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये दोनों जो असर्शन है ये भी रॉन्ग है, और जो डिबेंचर है ये भी रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग कैसे हैं, इनकरेक्ट कैसे हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि इन्वेस्टर इन कैपिटल मार्केट नाउ हैव हायर इंक्लिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। ये तो बात बिल्कुल गलत है। क्या कह रहा है कि जो कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन माने झुकाव होता है इन्वेस्टमेंट के लिए डिबेंचर में। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो झुकाव होता है बेसिकली डिबेंचर में नहीं होता, उनका झुकाव जो होता है वो शेयर मार्केट में होता है, राइट, शेयर के रिगार्डिंग होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। और डिबेंचर हैव एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नाउ, नो, डिबेंचर तो जो होते हैं बेसिकली वो सेकेंडरी मार्केट में नहीं आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो आते हैं, जो हमारे शेयर हो गए, जो शेयर मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर जो है वो इस वाली एक्टिव मार्केट में नहीं आते हैं। जो शेयर हैं, जैसे जो शेयर ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जैसे जो एक प्लेटफॉर्म है NSE हो गया, NSE या BSE, जब यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, किसकी ट्रेडिंग होती है, शेयर हो गए, बाउंड हो गए, इनकी जब ट्रेडिंग होती है तो बेसिकली ये जो मार्केट कहलाती है ये सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि सेकेंडरी मार्केट तो आपको क्लियर हो गया। सेकेंडरी मार्केट हमने क्या बताया, जो जहां पर ट्रेडिंग हो रही है, किसकी ट्रेडिंग हो रही है, जो शेयर हो गए, जो बॉन्ड्स हो गए, उनकी ट्रेडिंग हो रही है। कहाँ ट्रेडिंग हो रही है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया या जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वहां पर जो हम ट्रेडिंग करते हैं, शेयर बाय एंड परचेज करते हैं, तो बेसिकली वो एक एक्टिव सेकेंडरी मार्केट है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्राइमरी फिर मार्केट क्या होगी। प्राइमरी मार्केट बेसिकली वो मार्केट होती है जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने जो शेयर है उनको लॉन्च करती है, अभी मार्केट में नहीं, उनको किसी भी आईपीओ के थ्रू लॉन्च करती है, तो बेसिकली वो प्राइमरी मार्केट कहलाती है। अब आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि बेसिकली आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है। और आईपीओ में जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, शेयर के बारे में लेके आती है, तो बेसिकली वो प्राइमरी मार्केट कहलाती है। तो आई होप आपको प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या, इनका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और डिवेंचर और शेयर के रिगार्डिंग भी क्लियर हो गया हो। तो इसलिए जो यहाँ पे आंसर 4 है वो आपका सही है, कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर्स टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन in a way that fits one's preconceptions in the consumer buying behavior। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टोर्शन, सिलेक्टिव रिटेंशन या सब्लिमिनल परसेप्शन। क्वेश्चन कितना बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है जो कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर है उसमें जो प्री कंसेप्शन में फिट बैठता है, कौन सा ऐसा एक रास्ता है रास्ते में जहां पे कंज्यूमर क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करता है। जब कभी भी इंटरप्रेट जो कंज्यूमर्स है इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, एक वे में, ताकि वो जो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का जो प्रोसेस है उसमें आप एक फिट बैठ सके, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये हमारा सिलेक्टिव और डिस्टोर्शन हो जाएगा। सिलेक्टिव डिस्टोर्शन यही कहता है कि जब हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इन अ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में, तो ये इसका आंसर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा, सिलेक्टिव डिस्टोर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट रिड्यूसेस प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ अ प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज मोर डिस्टिंक्टिव, buyers are fully aware of substitutes, buyers cannot store the product is assumed to have more quality, prestige and exclusiveness। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही से इसको रीड करना है, देन आपको आंसर करना है।
क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी होती है उसको वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको रिड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। कि क्या कह रहा है, जो प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी है, प्राइस जब बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, जो प्राइस की सेंसिटिविटी है वो किन किन फैक्टर के थ्रू रिड्यूस होती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। आपको नीचे 4 फैक्टर दिए गए हैं, अब कौन सा फैक्टर सही है ये आपको बताना है। इसका जो आंसर है बी करेक्ट है। अब बी करेक्ट क्यों है, क्योंकि बी कह रहा है बायर्स आर फुली अवेयर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इन्होंने बोला नहीं है, राइट। कौन सा, जो प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस नहीं करता है। तो जो बायर अगर सब्स्टिट्यूट्स के रिगार्डिंग फुली अवेयर होगा तो इसको तो कोई प्रोडक्ट सेंसिटिविटी से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जबकि क्या है, अगर प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, जो प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी है उसका फैक्टर बन जाएगा, उसको अफेक्ट करेगा। बायर्स कैन नॉट स्टोर द प्रोडक्ट्स, ये भी करेगा। द प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो उसकी प्रेस्टीज है, जो एक्सक्लूसिवनेस है, ये सारे क्या हैं, प्राइस सेंसिटिविटी के रिड्यूस करने के फैक्टर हैं। इनसे जो प्राइस है उसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है, ये फैक्टर है। जबकि बायर्स आर फुली अवेयर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये नहीं होगा इसका, राइट। तो आंसर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आज का सेशन है ना, ये बिल्कुल एक आप पेपर लेके चलो, जो आपका पेपर दिसंबर में किस प्रकार आएगा उसका एक आपके सामने डेमो है। इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, कोई वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डीप जाके क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, राइट, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर दोगे। क्वेश्चन 31 कहता है एट्रीब्यूट्स या बेनिफिट्स दैट कंज्यूमर स्ट्रांगली एसोसिएट विद अ ब्रांड, पॉजिटिवली इवेल्युएट एंड बिलीव दे कुडंट फाइंड द सेम एक्सटेंट विद द कॉम्पिटिटिव ब्रांड इज नोन एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ पैरिटी, रेशनल पॉइंट ऑफ पैरिटी, कोरिलेशन पॉइंट ऑफ पैरिटी या पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं या कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कंज्यूमर क्या होता है एक ब्रांड के साथ बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएट होता है और पॉजिटिवली इवेल्युएट करता है, और उसका ऐसा मानना होता है दे कुडंट फाइंड द सेम एक्सटेंट, और वो एक सेम जो एक्सटेंट है वो नहीं पाते हैं विद द कॉम्पिटिटिव ब्रांड, राइट। एक जो दूसरे ब्रांड के साथ वो सेम चीज़ें नहीं पाते हैं, समथिंग डिफरेंट होता है, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, राइट। तो इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस का ही एक डेफिनेशन दी गई है। ये पूरा जो डेफिनेशन दिया गया है बेसिकली पॉइंट ऑफ डिफरेंस का है। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और आता है कि पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या होता है, POP। पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या है। ये तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गया, जहां पे क्या है, दे कुडंट फाइंड द सेम एक्सटेंट विद द कॉम्पिटिटिव ब्रांड इज नोन एज। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या है, इसके रिगार्डिंग हमने शॉर्ट वीडियो बनाई है, ऑलरेडी आप चैनल पे जाएंगे आपको मिल जाएगी कि डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, इनके बीच क्या डिफरेंस है, ये POP एंड POD के बीच क्या डिफरेंस है, उस शॉर्ट वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, राइट। तो इसका जो आंसर है 4 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पेनिट्रेटेड मार्केट। पेनिट्रेटेड मार्केट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिट्रेटेड मार्केट के रिगार्डिंग पूछा गया है, और क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि स्कीमिंग मार्केट क्या होती है, बट इन्होंने जो बात किया है पेनिट्रेटेड मार्केट के रिगार्डिंग, द पार्ट ऑफ द क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट द कंपनी डिसाइड टू परस्यू a set of consumers who are buying the company product, a set of consumers who have interest, income and access to a particular offer, a set of consumers within a sufficient level of interest in a market offer। अब आपको पूछा गया है कि जो पेनिट्रेट मार्केट है उसके रिगार्डिंग जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए कौन सा स्टेटमेंट इसको फॉलो करता है। आप सबसे पहले आपको एक क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली पेनिट्रेट मार्केट क्या होती है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बेसिकली जो 2 है, 2 आंसर है वो करेक्ट है। अब ये 2 आंसर करेक्ट क्यों है, द सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु आर बाइंग द कंपनीज प्रोडक्ट,
यानी जो कंपनी जो कंज्यूमर्स है उनका जो सेट है वो क्या कर रहा है, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करता है। तो ये बेसिकली पेनिट्रेट मार्केट कहलाती है। अब पेनिट्रेट मार्केट बेसिकली क्या होती है, इसमें कंपनी मार्केट में इंटर करना चाहती है और जो मास प्रोडक्शन जो मास मार्केट है उसमें प्रोडक्ट इंटर करना चाहती है, और जो यहाँ पे प्राइसिंग होता है बेसिकली यहाँ पे हमेशा कंपनी लो प्राइस रखती है। ये ध्यान रखना है, जो पेनिट्रेटेड मार्केट होगा तो कंपनी यहाँ पर लो प्राइस रखेगी, बट वो सेल्स को अपने इंक्रीज करना चाहती है और जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर करना चाहती है। और इसके जस्ट एक अपोजिट होता है स्कीमिंग। स्कीमिंग मार्केट बोल सकते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग बोल सकते हैं। ये बेसिकली जस्ट इसके अपोजिट होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, कंपनी जब अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करती है तो जो उस प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई रखती है, क्योंकि वो जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ उसका, तो वो कॉस्ट ऑफ रिटर्न करना चाहती है। जितना उसने पैसा कॉस्ट में जो कॉस्टिंग आ रही है, जो पैसा उसने वहाँ पे लगाया है, उस पैसे को वो कवर करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो प्राइस होते काफ़ी हाई रखे जाते हैं, ताकि जल्दी जल्दी जो पैसा लगाए उस पैसे को कवर करना है। तो स्कीमिंग बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार की मलाई होती है, आप कह सकते हो कि स्कीमिंग क्रीम है, राइट। तो क्रीम फटाफट निकाली और जल्दी जल्दी क्रीम कंज्यूम कर ली। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जो प्राइस होता है वो हाई लेवल का होता है, जबकि पेनिट्रेशन में क्या होता है, प्राइस हमेशा लो लेवल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। कंपोनेंट दिए गए हैं, होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट दिए गए हैं और इनके की कंस्टिट्यूएंट क्या है, डायमेंशंस क्या है, उनसे आपको मैच करना है। अब जो इसके कंपोनेंट आपको पता है, जो कंपोनेंट इसके इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग या रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसके बेसिकली होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हैं 4। अब इसको किसको डायमेंस को कैसे ये मैच करते हैं ये आपको करना है। डायमेंशन दी गई है, ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी, स्टेक होल्डर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले देखेंगे जो इंटरनल मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है। वो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो एक इंटरनल मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो जो इसका आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। 3 and 4 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, और इंटीग्रेट मार्केटिंग या रिलेशनशिप मार्केटिंग। जो रिलेशनशिप बेसिकली आएगा यहाँ से स्टेक होल्डर हो गए। अब स्टेक होल्डर अगर डी का हम 2 से मैच कर देते हैं, डी का 2 से किस में आएगा, इसमें आएगा, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। पर हमको पूरा इसको मैच करना है। अब यहाँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है और इंटीग्रेटेड आती है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है, जो हमारा कम्युनिकेशन से रिलेट करती है, जबकि परफॉर्मेंस जो रिलेट करती है बेसिकली ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी क्या है, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आती है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं किसके कंपोनेंट्स हैं, जो होलिस्टिक मार्केटिंग है उसके सारे कंपोनेंट्स हैं। तो कभी कभी डायरेक्टली कंपोनेंट भी पूछ सकता है और आपको एक ऐसा कंपोनेंट दे देगा जो इनमें से 4 में से नहीं होगा, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा होलिस्टिक मार्केट का कंपोनेंट नहीं है, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर क्या है, स्टाइल है, फैशन है एंड फेड है। अब इनके जो लिस्ट 2 में क्या बोला, डेट कम्स क्विकली इनटू पब्लिक व्यू एंड आर एडॉप्टेड विद ग्रेट zeal, peak yearly and become decline very fast. Basics, distinctive mode of expression appearing in the field of human endeavor currently accepted और पॉपुलर स्टाइल इन अ गिवन फील्ड। ये आपको कोड के थ्रू मैच करना है। अब बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि फेड क्या होता है। फेड ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा मार्केट में क्विकली आते हैं, राइट, और सभी अडॉप्ट करते हैं, बहुत ही झील के साथ लोग इसे अडॉप्ट करते हैं और बहुत जल्दी पीक जो इनका टाइम होता है उसमें पहुंच जाते हैं, मार्केट में आके एकदम धूम मचाते हैं, राइट, और एक साथ फिर वो डिक्लाइन कर जाते हैं। जैसे आपने देखा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो मार्केट में आते हैं, बहुत उनका एक बहुत ज़्यादा पब्लिक व्यू होता है उनका, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा झील होती है, बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, पर बहुत जल्दी वो डिक्लाइन भी कर जाते हैं। तो ये
क्या कहलाते हैं, ये फेड प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब ये जो तीन कैटेगरी हैं बेसिकली, जो पीएलसी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसकी जो तीनों कैटेगरी हैं, तो ये भी पूछ सकता है पीएलसी की कैटेगरीज कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पीएलसी लाइफ स्टाइल, फैशन एंड फेड। अब स्टाइल क्या होता है और फैशन क्या होता है? स्टाइल बेसिकली क्या होता है, बेसिक एंड डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशंस अपेयरिंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये बेसिकली स्टाइल से मैच करता है। जबकि फैशन क्या होता है, करंटली एक्सेप्टेड और पॉपुलर स्टाइल इन गिवन फील्ड। जो फैशन होता है बेसिकली जिसको हम करंटली एक्सेप्ट करते हैं, ये फैशन होती है। हम खुद ही देखते हैं कि मार्केट में आते एक फैशन चल रहा है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये फैशन। स्टाइल क्या होता है, एक बेसिक और डिस्टिंक्टिव मोड होता है जिसमें हमेशा जो ह्यूमन का एंडीवर है वो स्टाइल चलता रहता है, फिर कभी आता है फिर कभी जाता है, ये हमारा स्टाइल में होता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, अगर एसएम 2 से मैच करते हैं एक को, तो इसको ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, ये है। अब बी में देखते हैं, बी में क्या कह रहा है, बी का यहाँ पे हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा ना, राइट, तो बी का थर्ड हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आपका जो इनको ग्राफ की अगर बात करता हूँ, जो स्टाइल है, स्टाइल, फैशन एंड फेड, इनके ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ग्राफ पता होंगे तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। जो फेड का ग्राफ बेसिकली क्या होता है, अगर बात करता हूँ, ये इस प्रकार आता है और इस प्रकार चला जाता है, ये फेड का ग्राफ होता है। और फैशन का ग्राफ क्या होता है कि ऐसे आ रहा है और फिर हल्के 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 ये डिक्लाइन में जा रहा है, ये फैशन ग्राफ हो गया। स्टाइल का ग्राफ क्या होता है, कभी आ रहा फिर डिक्लाइन हुआ फिर ऊपर गया, फिर इस प्रकार चलता है, तो ये स्टाइल का ग्राफ होता है। तो आपको ग्राफ भी दे सकते हैं और आपसे पूछते हैं कौन सा ग्राफ किस चीज का है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंडिकेट द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंपनी डोंट फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इनोवेशन फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंपनी इंटर न्यू मार्केट्स बाय डूइंग प्रोडक्ट्स फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स। ये आपको बताना है। कोड नीचे दिए गए हैं और कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर इनकरेक्ट है कौन सा सही है, ये आपको बताना है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करता हूँ। मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंपनी, यानी जो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड कंपनी है वो फोकस नहीं करती है, किस पर फोकस नहीं करती है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। सबसे पहले आपको इंक्रीमेंटल इनोवेशन के बारे में पता होना चाहिए। फॉर जब न्यू प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन पर फोकस नहीं करती है, राइट। ये बात सही है या गलत है, ये आपको बताना है। और मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंपनी इंटर इनटू मार्केट बाय डूइंग प्रोडक्ट फॉर अ न्यू कस्टमर्स, इसका जो आंसर है वो फोर्थ करेक्ट है। फोर्थ करेक्ट क्यों है, क्योंकि जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये इनका इनकरेक्ट है, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन होता है वो हमेशा किस कंडीशन में होता है, वहाँ पे जो मार्केट है और जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली वो भी क्या होती है, एग्जिस्टिंग, यानी एग्जिस्टिंग मार्केट होती है और टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्टिंग होती है। जितनी भी एस्टेब्लिश कंपनी है वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करती हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन के लिए, वो रैपिड इनोवेशन में जाएंगी या जो आर्किटेक्चरल इनोवेशन है या जो तुम्हारा स्किल्ड इनोवेशन है वहाँ जा सकती हैं, पर इंक्रीमेंटल इनोवेशन में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कोई भी एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी नहीं जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंटल ये इनोवेशन होता है बेसिकली जहाँ पे जो हमारी जो मार्केट है बेसिकली वो भी एग्जिस्टिंग है, राइट, और टेक्नोलॉजी है ये भी आपकी एग्जिस्टिंग है, तो इसलिए इस वाली कंडीशन में ये नहीं जाएंगे इंक्रीमेंटल इनोवेशन में। जबकि क्या होता है, जो एस्टेब्लिश कंपनी है वो नए मार्केट में इंटर करती हैं एक नए कस्टमर के साथ, तो वो प्रोडक्ट्स को क्या करती है, ट्यूनिंग करती हैं, राइट, एकदम एक ऐसा ट्यूनिंग माने क्या होता है कि पुल करना होता है, खींचना होता है कस्टमर्स को, तो उसको यूज करती हैं। तो ये वाला आंसर, इसका स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर लिस्ट 1 है, ये लिस्ट आपकी 1 है और आपकी ये लिस्ट 2 है, राइट। अब आपको मैच करना है इनके अकॉर्डिंग। यहाँ पे HML क्लासिफिकेशन दिया गया है,
BED क्लासिफिकेशन क्या है, SDE क्लासिफिकेशन क्या है और FSN क्लासिफिकेशन क्या है, राइट। इनको आपको करना है इनके लिस्ट 2 के साथ मैच। टू डिटरमाइन द critically of an item and effect on a production and over other services, it is especially used for the classification of spare parts। ये इसका कीवर्ड मिल गया है जहाँ पे अगर जो इन्वेंट्री जो कंट्रोल की टेक्निक्स बेसिकली दी गई है, ये क्या है सारी जो इन्वेंट्री कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं, तो जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स के रिगार्डिंग कीवर्ड्स आता है, स्पेयर पार्ट के क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो हमारा होता है BED क्लासिफिकेशन। इसको इससे मैच कर सकते हैं, राइट। जब इसको इससे मैच करेंगे तो जो आंसर है यहाँ पे निकल के 4th आ जाएगा, इसलिए इसका 4th आंसर करेक्ट है, राइट। अब HML क्लासिफिकेशन क्या होगा, द क्लासिफिकेशन यूनिट वैल्यू इज द क्राइटेरियन एंड नॉट द एनुअल कंजप्शन, राइट। ये बेसिकली इसमें आ जाएगा जहाँ पर जो यूनिट की वैल्यू है, पर यूनिट वैल्यू क्या आ रही है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं, वो HML क्लासिफिकेशन कहलाता है, राइट। जबकि SDE क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको देखते हैं। जो सी में 4th दिया गया SDE, ये बेसिकली हो जाएगा बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स फेसिंग प्रोक्योरमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स यूजफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ सप्लाई, राइट। ये इसमें मैच कर जाएगा और FSN जो मैच करेगा 2 से मैच कर जाएगा, राइट। तो ये इसका आंसर 4th निकल के आ जाएगा। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट करके बतानी है सारी, राइट। HML क्लासिफिकेशन की, BED क्लासिफिकेशन और SDE क्लासिफिकेशन एंड FSN क्लासिफिकेशन की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आप सही चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिटिकल पाथ हैज बीन डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नोड ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहता है द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट ऑलवेज द सेम एज द ड्यूरेशन ऑफ इट्स क्रिटिकल पाथ। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द अर्लीस्ट स्टार्ट and finish time of an activity are based on the condition that every activity will not be started and finished as earlier as possible। ये आपको बताना है। इसका आंसर चेक करते हैं। जो आंसर 3 है वो उससे करेक्ट हो जाएगा। 3 करेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है बेसिकली ये स्टेटमेंट 1 ये बिल्कुल करेक्ट है। द क्रिटिकल पाथ हैज बीन डिफाइंड एज अ लॉन्गेस्ट पाथ ड्यूरेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नोड ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट की पहली नोड होती है और जो लास्ट नोड के बीच सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है बेसिकली उसी को डिफाइन करता है क्रिटिकल पाथ, राइट। और जबकि जो स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 3 है ये आपके करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। internal failure cost are generated after the product is dispatched as a result of non-performance to the requirement। Statement 2 है external failure cost are generated before the product is dispatched as a result of non-conformance to requirement। अब कौन से इसमें जो करेक्ट कोड है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है कि ये इसके अकॉर्डिंग, राइट, बताना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 जो है वो इसका 2 तो कैसे हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट यस जो इसका 2 आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। अब दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट कैसे हैं कि जो ये वाला स्टेटमेंट है बेसिकली ये इंटरनल में दिया गया है, जबकि ये इसके लिए दिया गया है। अब इसको देखते हैं कि इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होती है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, आपके 2 मिनट लेंगे यहाँ पे। इंटरनल फेलियर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, राइट, और उस प्रोडक्ट को बनाती है तो उसमें कस्टमर को देने से पहले उसके अंदर कुछ कमी आ जाती है,
कस्टमर को देने से पहले, ये ध्यान रखना है, कस्टमर को देने से पहले, रिसीविंग से पहले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर या उस सर्विस के अंदर कुछ भी कमी आती है, कुछ भी डिफेक्ट आता है, तो ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहलाता है, राइट। जबकि एक बार जब प्रोडक्ट जो है डिलीवर्ड हो जाता है कस्टमर के पास और डिस्पैच हो जाता है कस्टमर को रिसीव हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर उसमें कुछ कमी आ रही है, राइट, और कुछ उसके अंदर फेलियर आ रहा, तो बेसिकली ये एक्सटर्नल कॉस्ट कहलाएगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट फॉर द गिवन स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। स्टेटमेंट दिए गए यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 कहता है मेथड एनालिसिस इज अ टेक्निक इन अ जॉब डिजाइन इन विच जॉब इज कंसिडर्ड एज अ होल। जबकि स्टेटमेंट 2 है प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी एम एट मिनिमाइजिंग द फैटिग ऑफ अ वर्कर्स ड्यू टू द रिपीटेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। स्टेटमेंट 3 कहता है वर्क सैम्पलिंग इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन द आइडल टाइम ऑफ मशीन और वर्कर्स एज अ होल ड्यूरिंग द डे। ये कहता है, राइट। इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर करना है। इसका जो आंसर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1 जो करेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो करेक्ट है, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है ये आपके करेक्ट नहीं है, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पे मेथड एनालिसिस कोई टेक्निक नहीं है जॉब डिजाइन करने के लिए और ना ही उसको कंसीडर करा जाता है एज अ होल। जबकि जो मोशन इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं उनका एक ये एम होता है कि जो वर्कर्स की फैटिग है उसको मिनिमाइज करना ड्यू टू द रिपीटेड मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। उनकी जो वर्कर की जो फैटिग है उसको, थकान है उसको मिनिमाइज करना, ये मोशन इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल होता है। तो इसलिए आंसर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसको देखते हैं। जस्ट इन टाइम GIT ओरिजिनली डेवलप इन 1970 बाय जापानीज कंपनी वाज इनिशियली नोन एज। जो GIT आया था जस्ट इन टाइम, सबसे पहले ये डेवलप हुआ था 1970 में जापानी कंपनी के द्वारा। तो कौन सी जापानीज कंपनी थी ये आपको बताना। होंडा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसुजू मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मित्सुबिशी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, राइट। तो इसका जो आंसर 4 है 4 करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इसने इसको क्या करा था, इनिशियली डेवलप करा था जस्ट इन टाइम इन 1970 में, राइट, जापानीज कंपनी से। जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट बन दी गई है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 को उसके साथ मैच करना है और कोड के थ्रू आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 के अंदर क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, पर्सनल एस्टिमेट्स, वर्टिकल इंटीग्रेशन स्टडीज़। और लिस्ट 2 के अंदर दिया गया बिल्डिंग डिज़ाइन, फैसिलिटी लेआउट, वेंडर कैपेबिलिटीज़, एक्विजिशन डिसीजन, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस लिंकेज, स्किल रिक्वायरमेंट, सुपरविजन रिक्वायरमेंट, राइट, ये दिया गया इसमें है। आप इसको किस प्रकार मैच करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस क्या होगा उसको आपके मैच करना है। तो इसका जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में आएगा कि प्रोसेस की डिज़ाइन क्या है, प्रोसेस की लिंकेज क्या है, तो इससे हो जाएगा। तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इनको, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। पर हमें सभी जो टेक्निक्स हैं उनको हमको मैच करना है। फैसिलिटीज़ में क्या होता है, इसमें फैसिलिटीज़ में आएगा, इसमें आपका फैसिलिटीज़ में आएगा बिल्डिंग डिज़ाइन एंड फैसिलिटी लेआउट, ये आ जाएगा। पर्सनल एस्टीमेट्स में क्या आएंगी, जो आपकी स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, सुपरविजन रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपकी स्किल में आ जाएंगी। और वर्टिकल इंटीग्रेशन स्टडीज़ में क्या आएगा, इसमें आपके वेंडर्स हो गए, ये आ जाएंगे आपके, और उनकी कैपेबिलिटी या एक्विजिशन डिसीजन है, ये आपकी वर्टिकल इंटीग्रेशन स्टडीज़ के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन फॉर अ प्लांट लोकेशन स्ट्रेटजी। ये जो प्लांट लोकेशन स्ट्रेटजीज है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैज सेपरेटेड प्लांट फॉर कलर टीवी
washing machine, microwave oven, etc. for avoiding confusion and bringing about the economies of scale. ये स्टेटमेंट दिया गया है। और स्टेटमेंट 2 दिया गया है, पेप्सी एंड कोक have bottling plant scattered all over the country which cater to different reasons to avoid confusion at the main manufacturing setup rather than reducing overall transportation cost and the lead time for supplying goods in the market. ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको जो सही स्टेटमेंट है उसको आपको चूज करना है, राइट। इसका जो स्टेटमेंट पहला वाला है, ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जबकि स्टेटमेंट 2 है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, अगर आंसर हम देखते हैं तो इसका आंसर थर्ड निकल के आना चाहिए, राइट। आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्योंकि कोई भी अगर बाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करती है, उसके सेपरेट प्लांट्स लगाती है। कलर टीवी के लिए अलग प्लांट लगाएगी, वॉशिंग मशीन के लिए अलग लगाएगी, और जो माइक्रोवेव ओवन है उनके लिए अलग लगाएगी, क्योंकि जो कन्फ्यूजन है कस्टमर्स का, राइट, उनको अवॉइड करने के लिए और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लाने के लिए वो इसके लिए अलग अलग प्लांट्स लगाते हैं, राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है। जबकि बोला गया जो पेप्सी एंड कोक है उसमें बताया गया कि दोनों जो है बोटलिंग प्लांट्स कंपनी है और स्केटर्ड है ओवर द कंट्री, सारे कंट्री में स्केटर्ड है। पर इनका जो यहाँ पे दिया गया है अवॉइड कन्फ्यूजन के रिगार्डिंग एट द मेन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रेदर देन रिड्यूसिंग, नो, ये इसका उल्टा हो जाएगा। इनका बेसिकली फोकस क्या रहता है, और रिड्यूसिंग ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, और जो लीड टाइम है फॉर सप्लाइंग गुड्स इन द मार्केट, इसको जो है वो रिड्यूस करना। ये बेसिकली इनका मोटो होता है, ना कि इनका मोटो ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उसको अवॉइड करना, राइट। तो इसलिए इसका आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो प्रोबेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट अकोरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैनिपुलेटेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें ज्वाइंट अकोरेंस होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के ए एंड बी, तो वो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है उनकी। ए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या उनको वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट अकोरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड इंडिपेंडेंट वी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वी व्हेन ए हैज अकर्ड और वाइस वर्सा। तो इसका जो दोनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक दूसरे से वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज लीड्स टू टाइप 1 एरर इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसमें 2 एरर हैं, उनको लीड करना है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, राइट। अब क्वेश्चन कहता है कि टाइप 1 एरर कब होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है द हाइपोथेसिस इज ट्रू बट आर टेस्ट लीड टू इट्स रिजेक्शन। बिल्कुल बात सही है, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। जो टाइप 1 एरर क्या होती है, जब जो हमारी हाइपोथेसिस सही है पर उसको हम रिजेक्शन कर देते हैं, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर टाइप 1 एरर आती है निकल के, और टाइप 1 एरर को ही अल्फा एरर बोला जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, अल्फा एरर बोला जाता है, जबकि टाइप 2 एरर होती है उसको बीटा एरर बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रिलेट्स टू द प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स। जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी है, इसको यहाँ पर देखते हैं, राइट। अब क्वार्टर सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, जजमेंटल सैम्पलिंग है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स बेसिकली है, उन्होंने पूछा तो वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक हो जाएगी। बाकी सारी जो टेक्निक्स हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आती हैं, राइट। जहाँ पर हम स्ट्रेटा बनाते हैं तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, बाकी कोटा, स्नोबॉल, जजमेंटल ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक हो जाएंगी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आर ट्रू। कोरिलेशन और रिग्रेशन के रिगार्डिंग सही क्या है ये बताया गया है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन and scale. Coefficient of correlation between two variables in the arithmetic average of two regression coefficient. The probable error of coefficient correlation is 0.6745 times of its standard error. Coefficient of correlation multiplied by the ratio between standard deviation of two variables denote the slope of the regression line. Right? ये आपको बताना है कि correlation और regression के regarding कौन कौन से statement करेक्ट हैं। इसका जो आंसर है कोड 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पहला ए है ये भी आपका करेक्ट है और जो सी है ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये इसकी प्रोबेबल एरर की वैल्यू होती है, राइट। और इसका जो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मेन वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी जो मीन वैल्यू है वो जिसे हम सोल पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, राइट। तो ये हमारा होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो मीन वैल्यू है, जो मीन की वैल्यू होती है बेसिकली वो सोल पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट। तो इसका आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। अभी आता है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, क्योंकि काफी लंबा सेशन हो रहा है, इसमें 50 क्वेश्चन कवर करने सेशन के अंदर। टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस एमंग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ 2 सैंपल्स, राइट। यहाँ पर जो टेस्ट दिए गए हैं और आपको मैच करना है। जेड टेस्ट है, काई स्क्वाड टेस्ट है, एफ टेस्ट है। अब जो काई स्क्वाड टेस्ट बेसिकली मैच हो जाएगा ए से, राइट, क्योंकि यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट की बात करी जाती है तो वो काई स्क्वाड टेस्ट में बात करी जाती है, राइट। अब इसको अगर हम ए को थर्ड से मैच कर देंगे तो बेसिकली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, सॉरी 2 को 2 से मैच करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2 हमारे पास बचे हैं, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर मोर देन 2 सैंपल ग्रुप, 2 सैंपल ग्रुप निकल के आएंगे, तो इसका जो आंसर है वो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो बी है उसको थर्ड से मैच कर देंगे, ये वाला। जो एफ टेस्ट होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस अमंग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 सैंपल्स, राइट। जबकि जो जेड टेस्ट होता है ये लार्ज साइज टेस्ट बोला जाता है, तो इस कीवर्ड से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो मैच कर जाएगा 1 से मैच कर जाएगा, राइट। जो इसमें 49 क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक चेन। ब्लैक चेन क्या है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ब्लैक चेन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या है ये पूछा गया है। मदरबोर्ड प्रोटेक्शन डिवाइस है, या प्रोटेक्शन ऑफ डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, या टेकिंग रैंडम स्नैप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, या ब्लॉकिंग कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली जो ब्लॉकचेन होती है आईटी के अंदर, इसका काम क्या होता है, ब्लॉकचेन का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। जितनी भी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी डिटेल को प्रोटेक्शन करना ब्लॉकचेन का काम होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा सेशन का है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एडवोकेट टाइट कॉस्ट कंट्रोल, frequent detail control report, structural organization or responsibilities and incentives based on meeting strict quantitative targets, then it is called, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी बोलेंगे, फोकस स्ट्रेटेजी बोलेंगे, या डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे, या ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप बोलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर ये यूनिट नंबर 6 से लिया गया मैनेजमेंट, वहां से जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वहां से क्वेश्चन लिया गया। ये जो माइकल पोर्टर की जनरिक स्ट्रेटजी है वहां से क्वेश्चन बना गया है। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप हो जाएगा, क्योंकि यह बात करी गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो कॉस्ट कंट्रोल है टाइट, राइट, फ्रीक्वेंट एंड डिटेल कंट्रोल रिपोर्ट, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन मीटिंग स्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव टारगेट्स, इट इज कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। तो गाइज ये हमारा सेशन एंड हो गया है।
तो ये सेशन कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताना है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, राइट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।